नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपसे बार बार बताते हैं, आपको बार बार याद दिलाते हैं, हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर वही हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक गाना है, फिल्म का गाना है, कुर्ता फाड़ के। ये गाना तो वैसे गाना जो पूरा बोल है उसके तो है, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के। लेकिन बिहार में दरअसल कुछ और ही कहानी है। बिहार में इस गाने के बोल थोड़े बदल दिए गए हैं। मैं टिकट टिकट चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, कुछ ऐसे ही कहानी बिहार में हो रही है। लेकिन बिहार में ये किस तरफ हो रही है ये जानना जरूरी है। कल जो है पटना के अंदर, पटना एयरपोर्ट के बाहर कपड़े फाड़े गए, जूते चले, मारपीट हुई। किसमें हुई? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के दो गुटों में हुई। क्योंकि कांग्रेस के दो गुट ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के टिकट बेचे जा रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस जो है वो आपसी खींचतान में, पार्टी के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं वो अलग जगह है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है और वो मोर्चा है आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर। कांग्रेस लगातार आरजेडी से सम्मानजनक सीटें मांग रही है, लेकिन तेजस्वी यादव कांग्रेस को जो वो चाहते हैं उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। कहानी देखिए बिहार की क्या है। बिहार में अभी तो कह सकते हैं कि चुनावी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि चुनावी लड़ाई जो है कल करीब करीब अब से 19 घंटे बाद पहले चरण में जो मतदान के लिए नामांकन भरने हैं वो समय खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर अभी तक जो है महागठबंधन एनडीए से नहीं लड़ रहा, अभी तक महागठबंधन आपस में लड़ रहा है। तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी, फिर उसके बाद जो मुकेश सहनी, ये तमाम लोग जो आपस में सीट बंटवारे को लेकर गुत्थम गुत्था हो गए हैं। और जैसा मैंने कहा 19 घंटे रह गए हैं सिर्फ, और 19 घंटे बाद भी अभी तक ये तय नहीं है महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। दूसरी तरफ एनडीए वो पहले ही बाजी मार चुका है, यूं कहना चाहिए, क्योंकि आगे निकल चुका है। कम से कम सीट शेयरिंग में 243 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब आप सोचिए कि बिहार की लड़ाई किस तरफ जा रही है। इससे पहले कि वहां चुनावी संग्राम शुरू हो, महासंग्राम जो है सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा है। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये सीट शेयरिंग का पूरा जो मामला है ना, वो दरअसल अगर आप सच कहेंगे तो ये कांग्रेस की जो बिहार में हैसियत है उससे जुड़ा हुआ है। एक जमाने में कांग्रेस जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होती थी, अकेले अपने दम पर राज करती थी। लेकिन आज कांग्रेस को अपनी इज्जत बचाने के लिए तेजस्वी यादव के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और तेजस्वी यादव से लड़ना भी पड़ रहा है। मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि खबरें दोनों तरह की आ रही हैं कि कांग्रेस एडमेंट है कि वो इतनी सीटों से कम पे नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव से अनुरोध किया जा रहा है कि वो कम से कम हमें इतनी सीटें दो दे, हमारी सम्मानजनक स्थिति हो। लेकिन महागठबंधन का ये जो सिर फुटौल है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज दो टूक में मेरा शीर्षक जो है, आज दो टूक में मेरा शीर्षक आपके सामने है, बिहार का संग्राम गठबंधन में घमासान। जी हां, बिहार का संग्राम गठबंधन में घमासान। देखिए घमासान किस तरह का है। सीपीआई-एमएल जो है वो लगातार कह रही थी कि हमें कम से कम 30 सीटें चाहिए, हमें ज्यादा सीटें देंगे तो फिर महागठबंधन की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अभी तक इनको बताया नहीं गया कितनी सीटों पर लड़ेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य तो इन्होंने 18 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। उन्होंने कहा तुम दो ना दो, हम 18 सीटें डिक्लेयर कर दी इन्होंने कि हमारे ये लोग लड़ेंगे। इसी तरह से मुकेश सहनी, 3 बार आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ। 3 बार बीजेपी कह रही है कि मुकेश सहनी को थाली का बैगन बना दिया है, थाली का बैगन, कभी इधर लुढ़काते हैं कभी उधर लुढ़काते हैं। इन्होंने 40 सीटों का दावा किया था, लेकिन अभी इनको 15-16 सीटें भी नहीं मिल रही। और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस इन पर निशाना साध रही है, कांग्रेस के नेता ये कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ये कह रहे हैं, मुकेश सहनी कह रहे हैं कांग्रेस अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रही है। तो आज जो है कांग्रेस के सांसद ने कह दिया कि मुकेश सहनी जो है बड़े बड़े सपने देखते हैं, 40 सीटें ऐसा कैसे संभव है। 6 सीटों की उन्होंने बात कर दी। उन्होंने कहा 6 सीटों पर जब कुशवाहा लड़ रहे हैं, 6 सीटों पर मांझी लड़ रहे हैं,
तो फिर इशारा करा कि भाई आप भी 6 सीटों में मान जाओ, तो 40 सीटों वाला जो है वो 6 सीटों भी उनको मिले, उसको लेकर झगड़ा चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, दोनों के बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? राहुल गांधी 13 तारीख को विदेश दौरे से लौटे थे, 13 तारीख को, और 13 तारीख को लौटने के बाद से लेकर अब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कोई मुलाकात नहीं हुई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे, इस डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। उससे पहले खबरदार में पूरी खबर आपको विस्तार से समझाता हूं, आपको समझ आएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि एनडीए कहीं आगे निकल गया है और महागठबंधन अभी आपस में ही उलझा पड़ा है। खबरदार में इस पूरी खबर को देखिए, समझिए। बिहार के महागठबंधन एनडीए से लड़े, बिहार में महागठबंधन एनडीए से लड़े, इससे पहले गठबंधन की पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गई हैं। पहले चरण के मतदान में 21 दिन ही रह गए हैं, मैं 19 घंटे रह गए हैं नामांकन भरने में, और पहले चरण के मतदान में महज 21 दिन रह गए हैं। पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, अब तक तय नहीं हुआ है। शुरुआती चरण में एनडीए ने महागठबंधन से बाजी मार ली है। ये जो सीट शेयरिंग होता है एक बड़ा हर्डल होता है गठबंधनों में, लेकिन एनडीए ने इसमें बाजी मार ली है। एनडीए ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और धुआंधार प्रचार भी शुरू कर दिया है। एनडीए की तरफ से प्रचार शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के 5 मुख्यमंत्री, सोचिए, भाजपा के 5 मुख्यमंत्री बिहार में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जी तो पूरा एनडीए गठबंधन जो उसने प्रचार शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच चुके, इस वक्त पटना में हैं, और भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है कि ये हमारे स्टार प्रचारक होंगे। उधर महागठबंधन में तेजस्वी कांग्रेस को 58 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं, कांग्रेस 60 से 70 सीटें मांग रही है, लेकिन 58 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता भी नाराज हैं, उन्हें भी उनके मनमाफिक सीटें नहीं मिल रही है। खबर आ रही है आईपी गुप्ता को जो तेजस्वी यादव ने जो उनसे वादा किया था उससे वो मुकर गए हैं। राहुल गांधी 13 अक्टूबर को विदेश से भारत लौटे, पर आज तक तेजस्वी यादव से नहीं मिले। बिहार में चुनाव है और ये जो दोनों लड़के जो है यात्रा निकाल रहे थे, दोनों जो है आज मुलाकात तक नहीं हुई आज तक। कांग्रेस के भीतर भी सिर फुटबॉल शुरू हो गई है। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, एयरपोर्ट पर, जिसके दृश्य आपको दिखाऊंगा भी। पटना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू के साथ भी मारपीट हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके साथ नहीं, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनके साथ हुई है। बहरहाल किसी के साथ हुई। कृष्णा अल्लावरू पर टिकटें बेचने का आरोप है। कुछ महिलाओं को उनके खिलाफ शोषण के नारे लगाते हुए देखा जा रहा है। कुछ महिलाएं नारे लगा रही हैं कि ये दिल्ली से आकर शोषण कर रहे हैं महिलाओं का। यह खबर का पूरा विस्तार था और इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले दिखाता हूं आपको दरअसल किस तरह की मारपीट पटना एयरपोर्ट पर हुई, क्या आरोप लग रहे हैं, और गठबंधन में ये जो महागांठ पड़ी है इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। सुनिए, फिर आज की डिबेट को, चर्चा को शुरू करेंगे। जो 30 साल से हम लोग काम किए हैं, वहाँ पैसा लेकर के जब कृष्णा अल्लावरू को स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पर योजना बना करके जमीनी तौर पर टिकट नहीं दिया गया है, टिकट बेचा गया है 3 करोड़ रुपए में। कंफ्यूजन नहीं होता, कई बार जरूर होता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का लिए समय चाहिए होता है, तो चर्चा में समय लगता है। निश्चिंत रहिए, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर बिहार को एक नया भविष्य देने जा रहे हैं। प्रभारियों की मारपीट की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हाल महागठबंधन का है। जिनका चुनाव से पहले ये हालत हो, चुनाव के बाद क्या हालत होगी। आज भी तेजस्वी जी को यहाँ से उड़ के वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है। हालत क्या है महागठबंधन की? विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, अच्छे उम्मीदवार नहीं है, और इस सब के चलते जनता का उन पे विश्वास भी नहीं है। गठबंधन की राजनीति में ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन अंतोगत्वा जो अंतिम निर्णय होता है सभी दलों के नेतृत्व का, वही सबको मान्य होता है। तो सभी दलों के नेतृत्व के द्वारा अंतिम निर्णय महागठबंधन के सीट शेयरिंग पर हो चुका है। जो हमारे उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, वो सब नामांकन कर रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि राजद, कांग्रेस, इन सब में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है।
तो आगे क्या करेगा, ये सरकार बना के क्या करेगा? कोई फायदा तो है नहीं इनको लाने से। इसीलिए ये संकेत है मतदाता के बीच कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। एक दो जगह कुछ मामला ज़रूर जो कहिए कि पेश है, फंसा हुआ है, तो उसको सुधारने की हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहे और एक ही उम्मीदवार एक जगह से चुनाव लड़े। ये महागठबंधन कई जगह गठबंधन के बावजूद भी अपना अपना कैंडिडेट उतारेगा और आपस में सिर फुटौल होंगे। इसलिए बिहार की जनता इनको अच्छी तरह पहचान जाए कि इनके लिए सत्ता सुख बड़ा है, बिहार का सुख बड़ा नहीं है, वो एनडीए का है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे आज हम। बिहार का संग्राम महागठबंधन में महाघमासान, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में चारू प्रज्ञा जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ एडवोकेट निखिल जैन जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पटना में इस वक्त डेरा इन्होंने डाल रखा है। मेरे साथ तारिक अनवर चंपारणी हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जो है रंजन सिंह हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, चिराग पासवान की पार्टी के। और मेरे साथ अभिषेक तिवारी हैं, वो पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बिहार में इस वक्त लगातार वहां पर घूम रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। चारों पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं डेढ़ मिनट जो है चारू प्रज्ञा को और निखिल जैन जी को दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी एक जो मेरे पास ट्वीट आया है, और वो ट्वीट जो है कंचन उगुर सांडी का है। कंचन उगुर सांडी जो है वो झारखंड की हैं, और झारखंड में वो राष्ट्रीय स्तर की महिला बाइकर हैं, और देश विदेश में जो है वो लगातार महिला बाइकर हैं, उनका काफ़ी नाम भी है। उनका एक ट्वीट आया, वो ट्वीट पढ़ देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद आपको बताऊंगा अभी ये क्यों पढ़ रहा हूं। कंचन लिखती हैं, बिहार चुनाव में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, मीडिया ने भी दरकिनार कर दिया है। अशोक श्रीवास्तव जी, कम से कम आप तो थोड़ी इज्जत दीजिए, जेएमएम भी इंडी गठबंधन में है। झारखंड में आरजेडी विधायक को हमारे सीएम जो है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने मंत्री भी बनाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई बाकी जिनकी बात चल रही है वो तो छोड़िए, लेकिन जेएमएम की दुर्गति। और मैं ये खबर भी लेकर आया हूं, जेएमएम के नेता ये कह रहे थे 15 अक्टूबर से पूर्व स्थिति स्पष्ट कर दे, हमें बताएं कितनी सीटें दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो भी गठबंधन का हिस्सा है, और वो कह रहे हैं कि हमको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं है। मुकेश सैनी को थाली का बैगन बना दिया गया, आईपी गुप्ता का आता पता नहीं है। तो ये जो है महागठबंधन में चल रहा है। आईपी गुप्ता खैर किस खेत की मूली है, अभी तो राहुल गांधी जो चाह रहे हैं उनको वो नहीं मिल रहा, तो फिर आईपी गुप्ता को कैसे सीटें मिलेगी। बहरहाल इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो 5 मेहमान जुड़े हैं, शुरुआत चारू प्रज्ञा जी और निखिल जैन जी, डेढ़ मिनट आपको दे रहा हूं। निखिल जैन जी, ये हो क्या रहा है? राहुल गांधी 13 तारीख को विदेश से लौटे, अब तक तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, सीट शेयरिंग का कुछ अता पता नहीं है। 19 घंटे सिर्फ बाकी, आप तो 19 घंटे से भी कम रह गए। जब हम बात कर रहे हैं, घड़ी की सुइयां जो उल्टी दिशा में घूम रही हैं। मतलब कितनी इतनी बुरी हालत क्यों है? निखिल जी। अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अभी भी पटना में डेरा जमाया हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अभी भी पटना में डेरा जमाया हुआ है, 1 महीने से जमाया हुआ है, और चुनाव के अंत तक जमा के रखूंगा। इसीलिए जो बहुत सारी खबरें नेशनल मीडिया तक पहुंच रही हैं, मुझे पता है कि वो खबरें सही नहीं है। जैसे कृष्णा अलवरू पे कोई अटैक नहीं हुआ था, कार्यकर्ताओं की आपस में या कुछ लोगों की पटना एयरपोर्ट के आसपास मुठभेड़ जरूर हुई, लेकिन जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन पे कोई अटैक नहीं हुआ। रही बात ये यौन शोषण के आरोपों की, अब कृष्णा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, आई थिंक चारू भी जानती हैं, we've met him in a NGO event together. We all know he is not the kind of person जो किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न करेंगे। That apart, जो ये सर फुटअवल की खबरें आ रही हैं, ये केवल और केवल कांग्रेस कैंप से नहीं है। आप जेडीयू के दफ्तर के बाहर जाइएगा, आप बीजेपी के दफ्तर के बाहर जाइए, हर जगह इस तरीके के सर फुटअवल हो रहे हैं, क्योंकि ये बिहार की राजनीति की तासीर है। बहुत सारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करते हैं, टिकट मांगने आते हैं, लेकिन टिकट एक सीट में एक ही को दिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो काम नहीं भी करते, उसके बावजूद टिकट मांगने आ जाते हैं। और जितना सुनने में आ रहा है, जितनी मेरी जानकारी है यहाँ के लोकल पत्रकारों से बात करके, कांग्रेस पार्टी एक चीज जरूर कर रही है कि इस बारी ज्यादातर टिकट या लगभग सारे टिकट वो सर्वे के आधार पे दे रही है। तो अगर आपने जमीन पर काम करा है, आपको टिकट मिलेगा। और आखिरी चीज, जो ये
बड़ी बड़ी फिगर्स दी ना, 5 करोड़ में टिकट बेच दिया गया, 3 करोड़ में बेच दिया गया। अशोक जी, आप भी थोड़े दिन पहले पटना आए थे, आपको भी पता है कि कितना पैसा यहाँ चुनाव में खर्च होता है और कितना पैसा कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास है जी। कोई 5 करोड़ में टिकट नहीं खरीद रहा है, तो बेचने की बात ही कहां से है। ओके, इससे पहले कि चारू जी रिस्पॉन्ड करें, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि कृष्णा अल्लावरू जी पे जो अटैक हुआ या उन पर नहीं हुआ, उसके बारे में का अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि कृष्णा अल्लावरू जी पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन उनकी गाड़ी उस समय वही थी और उनके सामने ही ये हुआ। ये तो दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, वो एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनके सामने ही कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, आरोप लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता है नहीं है, ये तो कांग्रेस तय करे। और महिला शोषण को लेकर भी मैं बिल्कुल सही आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, चुनाव में इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन जो आरोप लगाए गए वो भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ऐसे आरोप लगा रही हैं। जाहिर सी बात है, कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, टिकट नहीं मिलने का फ्रस्ट्रेशन, ये भी संभव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति इससे दिख रहा है कि किस तरह की स्थिति वहां चल रही है। मैं चारू जी, भाई ये जो कांग्रेस में हो रहा है, ये तो हर पार्टी में होता है। अगर मैं अभी इतिहास निकालूंगा तो बीजेपी में भी बहुत जगह होता है और बाकी जगह भी जब सीट शेयरिंग का होता है, आप लोगों का भी पेज फंसा था, लोग शेरो शायरी कर रहे थे, इतनी दी, कोई कह रहा था ऑल इज नॉट वेल। तो ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने थोड़ा शायद बाजी मार ली, ये लोग थोड़ा सा कुछ घंटे बाद पीछे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अशोक जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, कांग्रेस ना एक बड़ी विचित्र सी पार्टी है अशोक जी, ऐसी कोई और पार्टी है ही नहीं, तो आप कांग्रेस की तुलना किसी और से मत करिए। ये एक वो पार्टी है जो 1.5 साल पहले एक इतना बड़ा महागठबंधन बनाकर चली थी इस देश में कि उस गठबंधन का नाम तक रख दिया था INDIA, जिसपे ये सब नाराज हो जाते थे अगर हम इसको इंडी अलायंस कह देते थे। ये है कांग्रेस पार्टी। आपको पता है उस गठबंधन का क्या हुआ नतीजा? बिहार में साथ नहीं आ पाए क्योंकि इनकी आरजेडी से बनी नहीं, उत्तर प्रदेश में साथ नहीं आ पाए क्योंकि इनकी समाजवादी से बनी नहीं, पंजाब में साथ नहीं आ पाए क्योंकि इनकी आम आदमी पार्टी से बनी नहीं, तमिलनाडु में साथ नहीं आ पाए इनकी DMK से बनी नहीं। ये आज जो हो रहा है बिहार में, जो सीट शेयरिंग का टसल बोलो, झगड़ा बोलो, एक फॉर्मूला निकालने का इनका एक प्रयत्न बोलो, सारा का सारा फेल है। आपको पता है कल आखिरी दिन है नामांकन का, आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, और कांग्रेस पार्टी को यह तक नहीं पता कि उनको कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। भाई, इससे ज्यादा बेइज्जती इस पार्टी की क्या होगी। तो जैसा मैंने कहा, बहुत ही विचित्र पार्टी है, इसका कंपैरिजन हम किसी और से नहीं करते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इनके साथी पार्टी वाले हैं, जो RJD वाले हैं, वो भी काफी विचित्र लोग हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले 13 तारीख को लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ अपने 8-10 खास लोगों को बुलाकर उनको सिंबल दे दिया। रात को तेजस्वी यादव आए और ये सारे सिंबल वापस ले लिए। तो ये है RJD की सच्चाई। जिसको आज तक अपनी रणनीति ना मालूम हो, वो जमीन पर जाकर क्या ही लड़ेंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और 1.5 मिनट हुए, मैं और मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले निखिल जैन, एक सवाल है। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर तय कर रही हो किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, ये बात समझ। कल नामांकन है, सारे बेचारे के बैठे रह जाएंगे, वकील लगता है, एफिडेविट बनाने में समय लगता है। मैं तो इन सारे इनके नेताओं की चिंता कर रही हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ। देखिए, चारू जी भी चिंता कर रही है निखिल जी आपकी पार्टी के नेताओं की, लेकिन मेरी चिंता ये है कि भाई RJD सीट कितनी दे रही है, ये क्यों नहीं तय कर पा रहे आप अपने जरूर जिताऊ कैंडिडेट को दीजिए, सर्वे करवाइए, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि भाई RJD तो पहले तय कर ले कि कितनी सीटें आपको चाहिए, वही नहीं तय हो पा रहा अभी तक। निखिल जी, निखिल जी कहां चले गए? मुझे लगता है निखिल जी के थोड़ा सा कुछ टेक्निकल गड़बड़ हुई है। निखिल जी, हाँ बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं एक बात और कहना चाह रही थी अशोक जी। देखिए, जितनी मेरी उम्र है, पूरे समय में बिहार में हमने 2 ही बड़े नेताओं के नाम सुने हैं। एक है लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे हैं नीतीश बाबू। 2 ही नाम हम सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के राज्य में, दोनों के समय में कितना फर्क है। लालू जी के समय में बिहार को बीमारू कहा जाता था, बिहार के शासन को जंगल राज कहा जाता था। जब से नीतीश जी आए हैं, उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। हर दिन बिहार में ये प्रयत्न किया जाता है कि बीमारू से बदलकर बिहार को आगे ले जाया जाए। एस्पिरेशंस जाग गए हैं बिहार के लोगों के, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करी जा रही है, महिलाओं को इज्जत दी जा रही है। सारी महिलाएं आज इसीलिए तो NDA के साथ खड़ी हैं। तो ये कितना कॉन्ट्रास्ट है, आप ये देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों नेताओं के समय का बिहार के अंदर। ये कॉन्ट्रास्ट है, चारू जी दावा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं अभिषेक तिवारी आपके पास सीधा आ रहा हूं।
अभिषेक तिवारी, सवाल यह है कि इस वक्त बिहार में जो जमीनी स्थिति है, ये जो सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जो चल रहा है, उसका क्या मैसेज जा रहा है और इससे क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, या फिर ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, हर पार्टी में होती है चुनाव से पहले इस तरह की सिर्फ उठा? अनम्यूट कीजिए अभिषेक, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। नहीं, ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है सर। अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है आपके दर्शकों के साथ। मैं बिहार की राजनीति को 2002 से फॉलो कर रहा हूँ। अभी तक, आज तक ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि नॉमिनेशन में 40 घंटे 48 घंटे बचे हो और कैंडिडेट्स के नाम फाइनल नहीं है। ये ऐसा कब हुआ है बिहार की राजनीति में, मुझे हमारे कांग्रेसी मित्र भी बता सकते हैं। अब ग्राउंड पर, चूंकि मैं तो ग्राउंड जीरो पर ही हूं, अभी मैं शाहाबाद प्रमंडल में घूम रहा था। शाहाबाद के कांग्रेस के मित्र चिंतित हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किस सीट से कौन लड़े, क्या लड़े और किसका सीट फाइनल हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस सिंबल बांटे जा रहे हैं, कितनी सीटों पे कौन लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि बिहार में एक पॉलिटिकल चलन है सर, गली में नुक्कड़ में पॉलिटिकल चर्चा होती है तो आप नैरेटिव वॉर हारते हैं। ये शुरू हुए थे वोट चोरी से और अभी इनकी सीटें चोरी हो गई सर। डिप्टी सीएम बने घूम रहे थे मुकेश सहनी, और अभी इत्तेफाक की बात है कि जिस होटल में कुछ देर पहले तक अमित शाह जी हैं, उसी होटल में इनके होने की चर्चा है। तो डिप्टी सीएम राजद से बनने का सोचे थे और अभी तक इनकी सीटें फाइनल नहीं है। ये स्थिति कभी आई नहीं है बिहार की राजनीति में, पहली बार देख रहे हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न है वो राहुल गांधी इत्सेल्फ है। इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी विदेश से आते हैं, उन्हें बिहार में होना था, क्योंकि एटलीस्ट वोट चोरी बोला है, इतना हंगामा, हाइड्रोजन बम फोड़ा है, तो उस पर बात होगी ना सर, रैलियां होंगी ना सर। अभी तक इनके स्टार प्रचार, टिकट ही नहीं बटा है तो स्टार प्रचारक कहां से आएंगे। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जा रहे हैं बिहार के अंदर, ये चर्चा आम हो चली है कि राहुल गांधी स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के हैं। शाहाबाद में मुझे खेतों में काम करने वाले मजदूर मिले, उन्होंने कहा साहब हमनी के वोट चोरी नहीं के भइल, और मैं इसके एविडेंस दूंगा, कैमरे पर है मेरे पास। हमारा वोट चोरी नहीं हुआ, ये सब जो बोल रहा है बकवास कर रहा है। यानी ग्राउंड पर कनेक्शन नहीं है सर। ओके, मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास। निखिल शायद मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। निखिल, मेरा सवाल फिर से वही है, मैं कह रहा हूं कि आप जरूर तय कीजिए किसको सीट देना है, कब देना है। ये तो कांग्रेस का आपसी मामला है, आप जो है पहले जो है सर्वे कराइए। लेकिन अभी तो आरजेडी ने तय नहीं किया कि आपको कितनी सीटें देंगी, तो पेच तो वहां फंसा, पहले तय तो हो कि आपकी कितनी सीटें आपको मिल रही हैं, वहां कहां फंसा हुआ है। ऐसी कैसी सिचुएशन हो गई है कि पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी और अब आपको 60 सीटें देने के लिए भी आरजेडी तैयार नहीं? अशोक जी, देखिए बहुत सारी बातें जिस तरीके से मैंने पहले बोला, नेशनल मीडिया में जो आ रही हैं वो अफवाहें हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई कांग्रेस के हलकों में, और उसके बाद मुझे ये समझ आता है कि इस बारी कांग्रेस और आरजेडी की ये रणनीति है कि पब्लिकली अनाउंस ना करके जिन कैंडिडेट्स को सिंबल बांटने हैं, उन्हें कांग्रेस भी कई कैंडिडेट्स को सिंबल बांट चुकी है, आरजेडी भी सिंबल बांट चुकी है, लोगों के एफिडेविट्स पहले से तैयार हैं और लास्ट मिनट पे पर्चे दाखिल करे जाएंगे। बिकॉज हमने देखा है किस तरीके से भाजपा ने पहले वोट चोरी के कोशिश करी और उसके बाद किस तरीके से कैंडिडेट चोरी भी कर लेती है भाजपा। चारू जी के मित्र हैं रोहन गुप्ता, हम सबको याद होगा किस तरीके से लास्ट सेकंड में उन्होंने अहमदाबाद से कांग्रेस पार्टी के नामांकन भर रहे थे और उसके बाद एकदम से याद आया, अरे नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि इस पार्टी के साथ मत रहिए, बीजेपी के साथ जाइए। जिस पार्टी को आप 15 साल से डिफेंड कर रहे हैं, मत करिए उसे। अब एकदम से चुनाव से जस्ट पहले एकदम बीजेपी जाके देखिए, अच्छा लगेगा। तो किसी और एक का निजी मामला है। विजेंद्र सिंह बॉक्सर होते थे, उनको भी एक दिन सपना आया था। मेरी टिप्पणी है, हम कुछ और ही बात कर रहे हैं। निखिल जी, मैं आपसे स्पष्ट ये पूछना चाह रही हूँ, 5 सीटों पे तो लड़ रहे होगे, 10 पे लड़ रहे होगे, 20 पे लड़ रहे होगे, कुछ तो क्लैरिटी दे दीजिए। आप तो खुद वकील हैं, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है नामांकन भरने में, और कह रहे हैं हम पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते। अशोक जी, पब्लिक के बीच में जाकर ही तो चुनाव लड़ा जाता है, पब्लिक को ही अनाउंस नहीं करना चाहते। मैं चलो एक बार की निखिल जी, एक बार आपका तर्क में स्वीकार। निखिल जी एक मिनट, एक बार सुनिए ना निखिल जी, मैं कह रहा हूँ एक बार चलो मैं मान लेता हूँ, निखिल जैन कह रहे हैं इनको ये डर है कि इनके कैंडिडेट बीजेपी ना चुरा ले, तो मतलब ये तो कांग्रेस की और स्थिति खराब दिखाता है कि कांग्रेस को ये डर है कि हमारे कैंडिडेट जिनको हम टिकट देंगे वो भाग जाएंगे, तो ऐसी पार्टी को आरजेडी क्यों कंधे पे ढोएगी? जाहिर सी बात है वो कहेगी भाई तुम अपने पहले वो संभाल लो, उसके बाद हमारे पास आना। और दूसरी बात निखिल जैन, मैं फिर से कह रहा हूं,
आरजेडी के साथ, आप छोड़ दीजिए ना कांग्रेस, आरजेडी के साथ पेच क्यों फंसा है? और आप जो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, बछवाड़ा सीट है, अभिषेक बता देंगे, इसमें सीपीआई ने भी वहां पर अपना सिंबल दे दिया अपने कैंडिडेट को, कांग्रेस ने भी सिंबल दे दिया, दोनों ने वहां पर जो है पर्चा दाखिल कर दिया। तो ये कौन सा गठबंधन का धर्म आप लोग निभा रहे हैं? नहीं अशोक जी, ये सिर्फ अफवाहें हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के पेच फंसे हुए हैं, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं लालू यादव ने आके या तेजस्वी यादव ने आके या राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कृष्णा लवरू ने, राजेश राम ने, किसी ने आके कहा हो कि अरे नहीं हमें ये सीट नहीं दे रहे, हमें कम दे रहे हैं, हमें ज्यादा दे रहे हैं। ये सारी की सारी केवल अफवाहें हैं, क्योंकि मेरे सामने कई लोगों को पर्चे मिले हैं, मैंने कई लोगों के एफिडेविट्स तैयार हुए देखे हैं, हलफनामे तैयार हुए भी देखे हैं जो कल फाइल होने हैं। मेरा ये कहना है कि ये रणनीति है। और रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे ही क्यों रही है जिन्हें बीजेपी चुरा सकती है। देखिए, जब आपके पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इलेक्शन कमिश्नर के ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके इतने अच्छे मित्र हो, आपके लिए पिछले वाले कविताएं गाते हो, अगले वाले आके कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगले वाले आके मिलिंद देवरा, कैप्टन अमरिंदर, प्रियंका चतुर्वेदी, कैप्टन अमरिंदर, हेमंत बिस्व शर्मा, प्रियंका चतुर्वेदी, क्या बात कर रहे हो? गठबंधन में मैं मतलब अगर ये चिट्ठा खोलने बैठू ना कि कितने नेताओं ने आपकी पार्टी छोड़ी और क्यों छोड़ी है, तो ये आपका पूरा आर्गुमेंट गिर जाएगा। निखिल जी आज सुनिए, निखिल जी आज जो है ना, निखिल जी आज पूरी तैयारी करके आए, सुनिए निखिल जी, सुनिए ना, पर हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे अशोक जी। मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ निखिल जी आज क्या तैयारी करके आए। निखिल जी आज तैयारी करके आए हैं कि जो भी सवाल पूछा जाएगा मैं कहूंगा ये अफवाह है, ये कोरी अफवाह है, ये बिल्कुल अफवाह है, ये सरासर अफवाह है। लेकिन निखिल जी, मैं आज आपको एक और बड़ी अफवाह बताता हूँ। इस वक्त की बड़ी अफवाह क्या है? बड़ी अफवाह यह है कि मुकेश सहनी, जो महागठबंधन के खुद को डिप्टी सीएम कह रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे थी। अफवाह है, ये अफवाह बता रहा हूं। उसके बाद पूरी तैयारी होगी, सारा मीडिया पहुंच गया, पता चला अफवाह थी। तो फिर सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, पता चला दूसरी अफवाह आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दरअसल 4 बजे होगी। फिर लोग 4 बजे पहुंच गए, फिर पता चला ये भी अफवाह थी। फिर उसके बाद 6 बजे पहुंच गए, 6 बजे कहा गया, और 6 बजे जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में सिर फुटावल हो गई, मारपीट हो गई कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये अफवाहें चल रही है बिहार में, टोटल अफवाहें, गजब है। एक हैंगओवर मूवी का एक डायलॉग बड़ा वायरल होता है मीम्स में, बट डिड यू डाई? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, आपके मतलब निखिल जैन में फिर कह रहा हूं, आज आप जो है बिहार में रहकर मतलब आपने जो है तैयारी अपनी पूरी, क्योंकि बिहार बड़े बड़े राजनेताओं को देता है, इसलिए आपने तैयारी करके आए हैं। आपने सोच लिया, मतलब सिर फुटौल के, मारपीट के, कुर्ते फाड़ने के, लात घूंसे चलने के उसके वीडियो है। निखिल जी कह रहे हैं तो अफवाह है, ठीक है। वो वीआईपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने के वीडियोज हैं, निखिल जी कह रहे हैं अफवाह है। मतलब सब अफवाह है, सिर्फ राहुल गांधी जो है वो इस देश का सत्य है, बाकी सब अफवाह है। चलिए, मैं रंजन सिंह आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि रंजन सिंह, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उठाओ वहीं चल रही है भाई। आपके यहाँ भी, आपकी पार्टी के भी बहुत सारे, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना ललन सिंह कह रहे थे कि भाई एलजेपी का समझौता हमारे साथ थोड़ी है, वो तो बीजेपी के साथ है ना। और ये भी आया था कि आप लोगों की कई सीटें ऐसी थी जिस पर जो है जेडीयू छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये सब चीजें तो सीट शेयरिंग का आप लोग भी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे। नमस्कार अशोक भाई, बाकी सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए अशोक भाई, राजनीति में जब गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से एक कॉमन एजेंडे के तहत होता है। हर पार्टी का ये नैतिक अधिकार है कि भाई अपने पार्टी के लिए वो ज़्यादा हिस्सेदारी मांगे और ज़्यादा चीज़ें। जो आदरणीय चिराग पासवान जी का पिछले 5 साल में जो हमारे गठबंधन के प्रति लॉयल्टी रहा है, जो उनका समर्पण रहा है, चाहे जमीन पर जो ताकत उनकी दिखी है, जिससे एनडीए गठबंधन को और मजबूती मिली है। हम तो यही कहते रहे कि जितनी ज़्यादा हमें हिस्सेदारी देंगे एनडीए मजबूत होती रहेगी, हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग तो हमेशा इस बात पर कहते रहे। बहरहाल लेकिन जो चीज़ें आई सबके सामने हैं। 29 सीट में हमने जिस तरीके से लगभग बिहार के जितने भी जाति हैं, सारे जातियों को समावेश करके हमारे नेता ने टिकट का बंटवारा किया है और हम लोग गठबंधन में चुनाव को लड़कर और फिर से पुनः एनडीए सरकार हम लोग स्थापित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये समझना है अशोक भाई कि हम तो बिहार के 534 प्रखंड में पिछले 5 साल घूमे हैं, जमीन पर रहे हैं, लोगों के बीच में गए हैं और मेरे नेता भी गए हैं, हम नेता के साथ ही गए हैं।
लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब जमीन पे आप जाते हैं ना तो कांग्रेस पार्टी भी अफवाह नजर आएगी आपको, महागठबंधन भी आपको अफवाह नजर आएगी। वहां पर कार्यकर्ता नहीं है, वहां पर एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक जिसको उन्होंने अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, अपने जमीन के बदले नौकरी और नौकरी के बदले जमीन और अनैतिक ढंग से जो धन अर्जन किया हुआ है उसकी सुरक्षा करने के लिए सत्ता में वापसी करने का एक यादव और मुस्लिम वोट बैंक को वोट बैंक बना दिया। जो आज तक उन्होंने प्रतिनिधित्व देने पे बात नहीं की। याद कीजिए 2005 को जब सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अल्पसंख्यक को नेतृत्व देने की बात किए थे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और यही कांग्रेस के लोग अपना हाथ पीछे खींच लिए थे। ये महिला जब वुमेन रिजर्वेशन बिल जब होता है तो राहुल गांधी जी संसद में फाड़ देते हैं और अपने ही ऑर्डिनेंस, सरकार के ऑर्डिनेंस को। तो कहने का मतलब इनकी मानसिकता दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी ये रहा है। ये सारे आरोप जो है, तो अभी चुनाव का मैं तो अभी कह रहा हूं, अभी मैदान में उतर जाइए तो ये सारे आरोप होंगे, इन सब पर खुल के हम चर्चा करेंगे। कौन दलित विरोधी है, कौन मुस्लिम विरोधी है, कौन महिला विरोधी है, सब तो अभी चलेगा 21 दिन तक, अगले 21 दिन तक ये सब कुछ चलने वाला है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल जो है कि ये सब बिहार में जो सिर फुटवल हो रही है, इसमें इसकी कहानी क्या है और दरअसल ये सब क्यों हो रहा है? मैं तारिक अनवर जी के पास आ रहा हूं। तारिक अनवर चंपारण, एक मिनट जवाब मैं दे दूं, जल्दी बिहार से रिलेटेड मामला बोलिए। देखिए सिर फुटवल का, जब 6 पार्टियां अपनी जब एक्सट्रीम महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ता है ना, जब एक नेतृत्व का चुनाव नहीं होता है ना, जब पहले ही आपने देखा होगा ये पूरे विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी और गठबंधन होगी जहां पर उप मुख्यमंत्री का चुनाव भी पहले हो जाता है। आपने देखा है कभी उप मुख्यमंत्री का चुनाव कभी पहले होते हुए? वो आपने इतना कवरेज किया है? नहीं, वो ठीक है। इसमें एक बात है, ये वो सारे लोग हैं जो सारे के सारे अपने आप को भावी प्रधानमंत्री भी तो मान रहे थे। तो जब प्रधानमंत्री मान सकते हैं तो उप मुख्यमंत्री तो छोटी बात हो गई ना। जननायक भी को घोषित कर दिए ना, जो नायक नहीं बन पाए वो जननायक। चलिए तारिक अनवर चंपारणी, सीएम की चिंता है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल हो रही है बार-बार? हाँ, क्या फिर से मुझे तो सर भावी डिप्टी सीएम की चिंता है सर। हाँ, अभी तो साथ में बस में घूमे वोट चोरी यात्रा को लेकर के सर, ग्राउंड पर 60 सीट से शुरू हुए, ठीक है 14 भी मिल रही है तो अनाउंस तो करे आकर के। हाँ, दिक्कत तो वही है ना, अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। डिप्टी सीएम जो है पब्लिक को नहीं बताना है। आपने निखिल जी की बात ध्यान से नहीं सुनी। चलिए तारिक अनवर, पब्लिक को नहीं बताएंगे। ओके तारिक अनवर चंपारणी। तारिक जी, आपको लग रहा आपकी पार्टी पहली बार इस मैदान में उतरी है पूरे दमखम से, आपको लग रहा है ये जो सिर फुटवल चल रही है गठबंधनों में, इसका फायदा आपको मिलेगा? क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई नई पार्टी आई है, नई तरह की राजनीति होगी। अशोक जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपको पढ़कर सुनकर हम बड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आपका जो अनुभव है हमसे बहुत ज्यादा है। आप खुद बताइए कि आज से पहले, इस बिहार विधानसभा 2025 से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि नॉमिनेशन का आखिरी समय मुश्किल से 20 घंटा 24 घंटा हो और गठबंधन का फैसला न हुआ हो, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। एनडीए की भी 243 प्रत्याशियों की लिस्ट अभी कुछ घंटे पहले जारी हुई है। कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच जन सुराज जो तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार में अपना पांव पसार रही है, इसका एक भय है इनके पास। क्योंकि अभी तक ये दल क्या करते थे, ये लोग जातियों का अपना कैलकुलेशन करते थे, कास्ट कैलकुलेशन और इक्वेशन बनाते थे और वहां अपना कैंडिडेट प्लॉट कर देते थे, उतार देते थे। लेकिन जनस्वराज जब मुद्दों के साथ, पलायन को मुद्दा बनाकर, रोजगार को मुद्दा बनाकर, शिक्षा को मुद्दा बनाकर, जब बिहार में एक नए विकल्प के तौर पर जब खड़ी हुई है और जब अपने अच्छे सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ अपने प्रत्याशियों को जब मैदान में उतार रही है, तो इन लोगों के अंदर एक चिंता है, एक भय है, एक डर है कि अगर किसी विधानसभा से जातीय इक्वेशन के तहत अगर प्रत्याशी को अगर उतारते हैं तो जनसुराज किसको उतारता है। इसीलिए जनसुराज ने पहले ही कह दिया था कि जितनी पार्टियां हैं उनसे पहले हम अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, घोषणा करेंगे। जब जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग कर दिया, लगभग लोगों को जब मैदान में भेज दिया, तब ये लोग जाकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। एनडीए वाले भी, वो तो एनडीए पे लागू हुआ ना, वो तो एनडीए पे लागू हुआ। बाकी तो अगर महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन तो अभी तक भी फैसला नहीं लिया है।
उसने तो महागठबंधन ने तो एनडीए के भी उम्मीदवार देख लिए, जनसुराज के भी देख लिए। बिल्कुल, महागठबंधन का जहां तक सवाल है तो महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, वो सन ऑफ मल्लाह हो या आरजेडी हो, इन लोगों का कोर वोट क्या है? ये जाति ही तो इनका कोर वोट है ना। चलिए, नीतीश कुमार जी के साथ कुछ सुशासन का मुद्दा, कुछ विकास का मुद्दा जुड़ा रहा है, इस चीज से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन इन पार्टियों के पास कोई सन ऑफ मल्लाह है, कोई सन ऑफ यादव है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाति को ही आधार बनाकर राजनीति की है, इसलिए ये इंतजार में थे और इसकी वजह से इनकी देरी हो रही। और दूसरी बात, ये जितने भी दल है, ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे? बिहार को अलग अलग तरीके से लूट रहे थे। ये जो सिर्फ फुटअव्वल है, ये सिर्फ सीट शेयरिंग का सिर्फ फुटअव्वल नहीं है, इस बात का सिर्फ फुटअव्वल है कि सरकार में आने के बाद, अगर सरकार तो में आना नहीं है इनको, अगर सरकार में आ जाते हैं तो कितने जो बिहार में जो लूट खसोट करेंगे उसमें इनका क्या हक होगा? असल इसका सिर्फ फुटअव्वल है। ये ओके। तो चारू प्रज्ञा, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल जनसुराज का एक डर था, उसके डर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि भाई तमाम पार्टियां जो ठिठकी हुई हैं कि अपने कैंडिडेट, क्योंकि आप सब लोग जाति के नाम पर राजनीति करते रहे। देखिए, पहली बात तो जन स्वराज के बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा अलग है अशोक जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पक्ष के साथ होती है या विपक्ष के साथ होती है। ऐसा क्या है कि आप दोनों के साथ नहीं हो? मुझे इसकी कुछ समझ में नहीं आती। दूसरी बात, केजरीवाल भी ऐसी आए और ऐसी उन्होंने कांग्रेस और उसके बीच जगह बनाई। केजरीवाल ने पहली सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी। हाँ, चुनाव तो अलग लड़ा, बाद में सरकार बनाई, वो हो सकता है जनसुराज भी किसी के साथ मिल जाए। दूसरी जनसुराज का मेरा एक ओपिनियन अभी ये है कि चारू प्रज्ञा जी, आपको थोड़ी सी जो है ना इतिहास और थोड़ा सा जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसको भी समझने की जरूरत है। क्या इस देश में ऐसा नहीं हुआ है कि आप असम का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आंध्रा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए। हर जगह जब नए विकल्प आए हैं तो वो सत्ता के और विपक्ष के दोनों से अलग हट रहा है। ठीक है, अब चारू जी को रिस्पॉन्ड करने दें। हाँ, बोलिए। मैं यहाँ पर अपनी सोच बता रही हूँ, आप अपनी बता चुके हैं, तो मेरी सोच बदलने की कोशिश मत ही करिए। दूसरी बात यह है कि भाजपा का जो विजन है। रुकिए तारिक जी, रुकिए, सुन लीजिए, उसके बाद मौका तारिक जी, समस्या क्या है भाई? आपके बीच में मैं बोली नहीं, आपका पूरा सुन लिया। समस्या क्या है? रुक जाइए ना। मैं मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं रखने वाली हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है अशोक जी कि बहुत बड़ा सा हवा बनाने के बाद इनके नेता चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि चुनाव किसी भी नेता का लिटमस टेस्ट होता है। टेस्ट कब होता है? जब आप मैदान पर उतरेंगे और लड़ेंगे। अरे आप तो खुद लड़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बयानबाजी तो धीरे धीरे बदलती चली गई है। पहले आप पता नहीं कितनी सीटें ला रहे थे, फिर आप परसेंटेज में बात करने लग गए, अब आपकी फिर कहानी बदल गई है। मेरा फोकस यहाँ किसी और पॉलिटिकल पार्टी पर है ही नहीं। मेरा फोकस यहाँ एक ही चीज पर है, वो ये है कि पिछले 10-15 सालों में हमने बिहार को बीमारू राज्य छोड़कर एक ऐसा राज्य बनाया जहां पर गरीबी 18% कम हुई है। देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं गरीबी कम हुई है ना अशोक जी, वो बिहार में हुई है 18%। पहले 50% से भी ज्यादा वहां गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहा करते थे। उसके बाद बार बार जो डिस्कशन होता है बिहार के लोगों के बारे में, पर कैपिटा इनकम का डिस्कशन होता है। आपको पता है पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम इस देश में अगर कहीं बढ़ी है, 8 गुना कहीं बढ़ी है, तो वो बिहार में बढ़ी है। और इस कंपैरिजन को देखकर हमें एक चीज समझ में आती है, पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने बिहार को एक इतने बुरे गड्ढे में धक्का दे रखा था कि बाहर निकल के आने में बिहार को समय लग रहा है। इस तरीके के आंकड़ों के बावजूद बिहार को समय लग रहा है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वो पुराने दिन कभी बिहार में लौट ना पाए। मैं फिर कह रहा हूं, जो पार्टी भ्रष्टाचार, परिवारवाद की बात करती है वो बिहार की जनता से दूर ही रहे। एक मिनट रुकिएगा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगले 21 दिन हम बिहार के मुद्दों पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगले 21 दिन जब जब नेता जाएंगे, जो जो मुद्दे उठाएंगे, उन सब पर बिहार बीमारू था, किसने बिहार को अग्रणी बनाया, किसने बिहार को गड्ढे में ढकेला, बिहार में क्या हुआ क्या नहीं, उन सब पे चर्चा होगी। लेकिन आज जो है, मैं तो कह रहा हूं, चर्चा अभी हम उन मुद्दों पर जा क्यों रहे हैं जो मुद्दे अभी है ही नहीं। मतलब मुद्दे अगर मैं इस सेंस में कह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है यहां पर, उसने मैदान खाली छोड़ रखा है। जनसुराज जरूर उतरी है, लेकिन जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ रही है, कितनी ताकत से लड़ेगी, क्या लड़ेगी, वो जनता तय करेगी, और उसके बाद नतीजों में 14 नवंबर को पता चलेगा। मेरा मूल सवाल यह है कि भाई नतीजे में विपक्ष जो है क्यों पिछड़ रहा है, क्यों इस तरह की स्थिति होगी। एक मिनट चारू जी, एक ब्रेक ले रहा हूं। एक ब्रेक के बाद मैं दरअसल ये जो बिहार में सारी कुछ हो रही है ना, ये कांग्रेस को
रिवाइव करने की जो राहुल गांधी का एक सपना है, और किसी भी पार्टी में होना चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, किसी पार्टी को रिवाइव करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन दरअसल ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये कांग्रेस के रिवाइव होने की, राहुल गांधी को लगता है कि वो कांग्रेस को रिवाइव कर देंगे। ये लड़ाई यूपी में भी हमने देखा था, ये लड़ाई हमने बाकी राज्यों में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, और ये लड़ाई आज हम बिहार में भी देख रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है, इस पर भी आऊंगा। और कांग्रेस, दरअसल जो कांग्रेस की स्थिति जो है बिहार में, कैसे कांग्रेस बिहार धीरे जो है कांग्रेस से कैसे बिहार धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त होता रहा, इसलिए कांग्रेस की इज्जत का सम्मान की लड़ाई भी है। कैसे, ये ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार का संग्राम और महागठबंधन में महाघमासान। कल जो है, अब तो आज ये भी नहीं मैं कह सकता 19 घंटे, अब तो शायद करीब करीब सिर्फ 18 घंटे बचे हैं जब जो है पहले चरण के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद वो खिड़की बंद हो जाएगी। लेकिन महागठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग नहीं बताई है। पता नहीं कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, कहां से नहीं लड़ेगा, ये सब जो है। और कांग्रेस और आरजेडी के बीच, और कांग्रेस और सहनी, मुकेश सहनी की पार्टी के बीच, आरजेडी मुकेश सहनी की पार्टी के बीच, सबके बीच गठबंधन में सिरफुटावल चल रही है। उधर आरजेडी में भी अंदर अंदर एक अलग गठबंधन, एक अलग जो है सिरफुटावल चल रही है। आज तो तेज प्रताप यादव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया, जहां से तेजस्वी यादव का कैंडिडेट भी मैदान में। तो तेज प्रताप यादव उतर गए, तो दो भाई आपस में वहां टकरा रहे हैं। और यहां अगर बात करेंगे तो दो लड़के जो कुछ दिन पहले यात्रा निकाल रहे थे, वो आपस में लड़ रहे हैं। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए दरअसल कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार में। बिहार जो है कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, और इसीलिए जो है कांग्रेस के सर्वाइवल की लड़ाई बना रहे हैं राहुल गांधी, और इसीलिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ये चीजें अटकी हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या स्थिति रही है, मैं आपको फैक्ट परफेक्ट में बताता हूं, आपको पता चलेगा कांग्रेस कैसे गिरती गई और आज राहुल गांधी के सामने क्या चुनौती है। इसको फैक्ट परफेक्ट में समझिए। आजादी के बाद से लेकर 80 के दशक तक बिहार में कांग्रेस का एक तरफा दबदबा था। 80 के दशक तक बिहार में पूरी तरह से कांग्रेस का एक तरफा दबदबा था। 1952, 1962 और 1972 के चुनावों में कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया, अपनी सरकार बनाई। लगातार कांग्रेस ऐसा करती रही। उसके बाद क्या हुआ, 1985 के बिहार चुनाव में कांग्रेस को 239 में से 196 सीटें मिली। इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली थी अकेले अपने दम पर। 1990 में लेकिन कांग्रेस घटकर सिर्फ 71 सीटों पर सिमट गई। 1990 में 71 सीटों पर सिमट गई। 1995 में वो महज 29 सीटों पर आ गई, और 2000 में 23 सीटें पर कांग्रेस सिमट के रहेगी बिहार में। 2005 में कांग्रेस 10 सीटों पर आ गई, 23 से 10 आई, और 2010 में सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई। तो कांग्रेस जो है वो बिहार मुक्त कांग्रेस होने की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए क्या हुआ, कांग्रेस आरजेडी के कंधे पर सवार हुई। 2015 में कांग्रेस आरजेडी के कंधे पर सवार हुई, और उसने किसी तरह से अपनी इज्जत बचाई। धीरे धीरे जो है उसने आगे बढ़ना शुरू किया। 2020 में कांग्रेस आरजेडी के समर्थन से 70 सीटों पर लड़ी, पर महज 17 सीटें जीत सकी। और यही से जो है, यही इस पूरा का पूरा, और अब आरजेडी कांग्रेस को 60 सीटें भी देने के तैयार नहीं है। तो दरअसल पिछली बार आरजेडी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 70 सीटें दी, लेकिन आज वो 60 सीटें भी नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है बिहार में बहुत खराब है। उसका संगठन बिल्कुल चौपट हो गया। और मैं आपको इससे पहले कि निखिल जैन आप रिस्पॉन्ड करें, एक चीज और बता देता हूं। निखिल जैन को दिखाइए, फिर निखिल जैन रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बताता हूं, जब पिछला चुनाव हुआ था ना, कांग्रेस जब 70 सीटों पर लड़ी और 17 सीटें मिली, उसके बाद और आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी का बयान मेरे सामने है। शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, बोले
कि भैया पार्टी ऐसे चलती है। जब चुनाव अपने चरम पर था तो राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शिमला में पिकनिक मना रहे थे। क्या पार्टी ऐसे चलती है? ये शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस ने चुनाव में 70 उम्मीदवार उतारे लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की, तो इस कांग्रेस को 70 सीटें 60 सीटें क्यों दे दे भाई आरजेडी? तो अपनी अपनी जो है हैसियत भी देखनी चाहिए किसी भी पार्टी को ना। निखिल जी बोलिए। अशोक जी, सबसे पहले तो पिछली बारी 2020 के इलेक्शंस जो थे उसमें कांग्रेस को जो 70 सीटें दी गई उसमें से बहुत अधिकतम सीटें ऐसी थी जिसपे बहुत ही दशकों से ना तो आरजेडी जीती थी ना कांग्रेस जीती थी। उन 70 सीटों में 53 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी, 17 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस पार्टी जीती 19 वाली, एंड बाकी सीट्स में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे थी। तो कांग्रेस की डिमांड ज्यादा सीटों की अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन साथ साथ एक ये भी कांग्रेस की रणनीति है जो उन्होंने पब्लिकली एक स्टेटमेंट में दिया था बिहार के प्रभारी ने, दैट दिस टाइम वी आर लुकिंग एट क्वालिटी सीट्स, दैट दे आर फोकसिंग, कांग्रेस इज फोकसिंग मोर ऑन सीट्स जहां पर जीतने के चांसेस अच्छे हों, केवल एक सीट का नंबर लेके ना आगे बढ़े। रही बात, अभी तक गठबंधन ने अपना कैंडिडेट्स और सीट शेयरिंग क्यों नहीं अनाउंस करा, मैं दोबारा उसी बात पे जाऊंगा कि मुझे गठबंधन की ये रणनीति नजर आती है, क्योंकि जब हर एक पार्टी सिंबल दे रही है, हर एक पार्टी के कैंडिडेट्स के हलफनामे तैयार हो रहे हैं, तो जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें चुनाव लड़वाना है, उन्हें पता है क्या करना है, किसको लड़वाना है। ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं कि आपस में अंतरकला है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, तेजस्वी की नहीं आप बन फिर रही, मीडिया अफवाहें पर आ गए थे। निखिल जैन जी, दिक्कत है आप फिर मीडिया पर आ गए, अफवाहों पर आ गए। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं जिसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, इसमें कोई अफवाहें नहीं है। अभी आपने कहा ना सिर्फ अफवाहें हैं, ये सब चीजें, टिकट बेचे जा रही है कांग्रेस में, ये मेरा आरोप नहीं, अशोक श्रीवास्तव नहीं कह रहा भाई, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां कह रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस में इस तरह के आरोप लगे हैं, ये तो आप जानते हैं ना। अभी सुनिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं सर, मेरा आरोप। अब आप इसको भी अफवाहें कहेंगे तो फिर आप कह सकते हैं। अब सुनिए, अब थोड़ा आईना दिखा रहा हूं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। कुमारी शैलजा आज भी कांग्रेस की कद्दावर नेता है। कुमारी शैलजा ने अभी हरियाणा में जो कांग्रेस चुनाव हारी उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुमारी शैलजा पर 4 करोड़, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा पर 4 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। ठीक है, गुजरात चुनाव, कांग्रेस ने मांगे 1 करोड़ रुपए। ये कौन कर रहे हैं? पूर्व विधायक के दावे से सियासी वो राजनीति गरमाई। कांग्रेस का पूर्व विधायक कह रहा है कि मुझसे चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे गुजरात में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पूर्व मंत्री एसी चौधरी, ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री एसी चौधरी हरियाणा के, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया क्योंकि वहां पर टिकट बेचे जा रहे थे। ठीक है, हैदराबाद में एआईसीसी के पूर्व सदस्य पी सुधाकर रेड्डी ने रविवार को इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने जो है राहुल गांधी को एक खत लिखा और यह भी कहा कि टिकटों के बंटवारे में पैसे का रोल चल रहा है, इसलिए सुधाकर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। और सुनिए, ये एक और खबर आपको सुनाता हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? केदार, ये कांग्रेस बेच रही टिकट, कार्यकर्ताओं के इस आरोप पर बोले कांग्रेस नेता कि कांग्रेस जीता तो जनता को लूटेगा, बैच का जवाब ये वहां पर। और सबसे बड़ा बयान आपको दिखा रहा हूं, किनका? मार्गरेट अल्वा का। सोनिया गांधी जी के बहुत करीबी थी और अब भी उनके पूरा परिवार कांग्रेस में रहा। कांग्रेस ने उनको, अगर मैं केंद्रीय मंत्री बनाया, कांग्रेस ने उनको जो राज्यपाल भी बनाया। और उन्होंने क्या आरोप, उन्होंने 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान हाई कमान पर, किसी और पर नहीं, हाई कमान पर टिकटें बेचने का आरोप लगाया था मार्गरेट अल्वा ने। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा की प्रभारी थी, और तब उन्होंने जो है ये कहा कि भैया इस तरह से जो है हाई कमान कांग्रेस में टिकट बेच रहा। तो ये सब अफवाहें हो सकती हैं भाई, मैं क्या, लेकिन ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो यार अफवाहों को कौन हवा दे रहा है? कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। अशोक जी, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च नहीं करी थी, पर इस तरीके के आरोप बीजेपी पे, जदयू पे और सभी पार्टियों पे लगते आए हैं, उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। मुझे नहीं लगता इस देश में एक भी चुनाव ऐसा होता है जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी के कोई ना कोई कार्यकर्ता या कोई ना कोई नेता आके ये नहीं कहता कि टिकट बेची गई है, ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। दिस इज हाउ इलेक्शंस इन इंडिया। सर, मार्गरेट अल्वा के लेवल की कुमारी शैलजा का वीडियो और ऑडियो नहीं, देखिए बात मैं यही कहता हूं कि हर पार्टी में ये होता है। मैं इसमें कांग्रेस पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हर पार्टी में टिकट बिकते हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हर पार्टी में टिकट बेचे जाते हैं। आरोप
हर पार्टी में ये आरोप लगाए जाते हैं। क्या हर पार्टी में मार्गरेट अलवा के स्तर की नेता आरोप नहीं। लगाती हैं? कुमारी शैलजा जैसी का ऑडियो वायरल होता है हर पार्टी में। मुझे एक उदाहरण बताइए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। अशोक सर, मैं आ रहा हूं, एक मिनट सर। बताइए, एक उदाहरण बताइए किसी पार्टी में मार्गरेट अलवा के लेवल की किसी नेता ने आरोप लगाया हो, कुमारी शैलजा के लेवल की नेता का ऑडियो वायरल हुआ हो। अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के अलावा और कोई पार्टी में इस तरीके का लोकतंत्र भी नहीं है कि बड़े छोटे नेता हर तरीके से आके अपनी लीडरशिप पे या फिर अपने संगठन पे आरोप लगा सकें। जी, आप अपने संगठन के खिलाफ नहीं होस्ट करते हैं मतलब ना, सीरियस डिबेट होस्ट करते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस में, आप कह रहे हैं कांग्रेस में डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस में जो है नेताओं को ये कहने का भी, ये भी डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर। इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसी है कि भाई टिकट भेज दे, ये आरोप भी लगा सकते हैं, हाई कमान पे लगा सकते हैं। इस्तीफा देना पड़ गया था वोट चोरी वाले मुद्दे पे। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए कांग्रेस आ रहा हूं अभिषेक, आ रहा हूं। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए। कांग्रेस का एक छोटा सा मैंने पिछले चुनाव का कैलकुलेशन करके देखा अशोक जी। पिछले चुनाव में वो जितनी सीटों पर लड़े 75% सीटें हारे, ये इनका स्ट्राइक रेट है। केवल 19 सीटों पर ये जीत कर आए। अब इसका एक्सप्लेनेशन निखिल जी जो भी दें। उसके बाद 24 के चुनाव तो अभी अभी हुए थे। 24 में कितनी सीटें आई आपकी? 3, और वो भी इसीलिए क्योंकि किसी और के कंधे पर आप बंदूक रखकर चला रहे थे। अच्छा, इस पूरे चुनाव में भी मुझे आपत्ति इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहारियों का बार बार कितना अपमान किया। पहले तो उस बस में किन लोगों को ये लेके घूमे, रेवंत रेड्डी जी, स्टालिन जी, जो क्या क्या बातें करते हैं कि बिहार से लोग तमिलनाडु आते हैं टॉयलेट साफ करने के लिए, पानी पूरी बेचने के लिए। अपमान आपने इस तरीके से किया कि आपके ऑफिशियल हैंडल से बिहार को बीड़ी से कंपेयर किया जाता है और आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से आपने अपमान किया। अच्छा, लोगों का अपमान करने का तो स्तर इतना नीचे गिर चुका है इस पार्टी में कि हमारे प्रधानमंत्री की माता जी तक का इन्होंने अपमान किया। मैं फिर कह रहा हूं चारू जी, ये तमाम मुद्दे आएंगे, अभी बिल्कुल आएंगे, लेकिन अभिषेक तिवारी जल्दी से। लेकिन ये मुद्दे ये वजह है कि कांग्रेस के साथी भी उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ अशोक जी, इनके खुद के साथी क्यों नहीं इनके साथ खड़े? उनको लगता है ये तो डूबेंगे ही, हमें साथ लेके डूबेंगे सनम, हम तो तुमको भी ले। अभिषेक तिवारी जल्दी से। हाँ, फिर अभिषेक तिवारी। देखिए दुर्भाग्य, देखिए बिहार का और विपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष का नॉमिनेशन में गए। कांग्रेस के कितने नेता गए? राहुल गांधी के साथ बस में घूमे, राहुल गांधी नहीं गए, मुकेश सहनी नहीं गई। ये कैसी एकता है कि नॉमिनेशन में, जबकि प्रधानमंत्री जब बनारस से नॉमिनेशन करने गए थे, सारे एनडीए के नेता उनके साथ गए थे नॉमिनेशन में। ये बताता है कि अगर तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में बिहार के गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता नहीं है, इसका मतलब सर समय तो आ ही गया है, गांठ तो रिश्तों में पड़ ही गई है। अब यह है कि डोर टूटेगी या नहीं टूटेगी, इसका भी उत्तर बहुत पहले मल्लिकार्जुन खड़गे दे चुके हैं कि अगर हम 120 सीटें ले आते लोकसभा में तो सरकार बनती। हर जगह अभिषेक जी, उससे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी इतने क्रिटिकल समय पे विदेश चले गए। कोई और नेता होता तो बिहार की जमीन पे उतरा होता, वहां पर जाके काम और मेहनत कर रहा होता। राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। वापस आने के बाद भी गायब है, वापस आने के बाद भी बिहार नहीं गए, तेजस्वी यादव से बात नहीं करी, सीटों पर कोई डिस्कशन नहीं करा। निखिल जैन अपने नेता को डिफेंड कर रहा है। निखिल जैन बोलिए। निखिल जैन, अरे बट लेकिन बता दो ना, अगर कोई सीक्रेटिव कॉल हुआ हो निखिल तो ये बता दो। ओके निखिल जैन बताइए, फिर मैं रंजन जी और उसके बाद तारिक जी के पास आऊंगा। निखिल जी बोलिए। जो व्यक्ति 3,500 किलोमीटर की 6 महीने की पद यात्रा ठंड में, गर्मी में, बारिश में चल के कर रहा है, अगर आप उसको यहाँ पे बैठ के नॉन सीरियस, नॉन कमिटल, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, तो शायद आपके देखने के, आपके चश्मे में कोई झोल है जो आपको मैराथन दौड़ना या ह्यूमर शो चलाने से कोई अच्छा नेता नहीं बन जाता है। मैं सुनिए निखिल जी, आधी बार तो संसद आती ही नहीं है, 50%। अच्छा ओके निखिल जी, एक मिनट निखिल जी सुनिए। और मुद्दा ऐसा उठाते उनके साथी उनका साथ नहीं देते। निखिल जी सुनिए, होता चोरे बोलते हैं, कभी वोट चोरी बोलते हैं। निखिल जी, राहुल गांधी जी ने बड़ी एक निखिल जी सुनिए। क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी को, एक भारत के आम नागरिक को चुनाव के बिना गले लगाते हुए देखा है? क्या उन्होंने कभी किसी
हाँ जी, देखा है, ये दिल जीतने की वजह से ही तीसरा ऐतिहासिक टर्म उनको मिला है। सुनिए ना निखिल जी, मैं एक बात सुनिए। ओके निखिल जी, मैं सुनिए एक बात। मैं निखिल जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुनिए, निखिल जी ने कहा राहुल गांधी ने याद, बिल्कुल सही बात है, वो देश ने देखा। लेकिन जी दिक्कत पता है निखिल जी क्या है, कि एक एथलीट है, ठीक है, उसको जाओ, उसको सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबला खेलना है। वो एथलीट जो है रोज मैदान में जाता है और प्रैक्टिस करता है, रोज 100 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़। लेकिन जिस दिन जो है वो मुकाबला होना होता है, उस दिन वो पिक्चर देखने चला जाता है। उस दिन वो पिक्चर देख रहा है, आ गले लग जा, है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस तो खूब करी, दौड़ लगाई, लेकिन वो आ गले लग जा पिक्चर देख रहा है, हॉल में बैठकर ताली बजा रहा है। तो सर यही तो आरजेडी ने कहा था कि भाई पिछले चुनाव में भी अपनी बहन प्रियंका के साथ शिमला में पिकनिक मना रहे थे। तो भाई ऐसा नेता यात्रा कर रहे लेकिन चुनाव में गायब हो जाए, उसका क्या करेंगे? आरती उतारेंगे क्या विपक्षी नेता? सहयोगी क्या करेंगे ऐसा नेता का? अशोक जी, अभी सीटों का बंटवारा, अभी हम सीटों के बंटवारे की बात कर रहे थे, चुनाव के कैंपेन की बात नहीं कर रहे। सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी चुनाव किसी भी पार्टी के अध्यक्ष की, उनके संगठन प्रभारी की, उनके राज्य के प्रभारी की और राज्य के अध्यक्ष की होती है। और राहुल गांधी इन चारों में से किसी भी भूमिका में नहीं है। जब कैंपेन चलिए सर, ये तो वक्त बताएगा कि राहुल गांधी प्रचार में कितना रहते हैं। लेकिन मैं फिर से बार बार आरजेडी के नेता का बयान याद दिला रहा हूं कि पिछले चुनाव में भी वो गायब थे, पिकनिक मना रहे थे। रंजन सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक भाई, ये पार्टी और गठबंधन में कंफ्यूजन, कोऑर्डिनेशन की कमी कोई पहली बार नहीं है। 2024 को याद करिए, लोकसभा में गठबंधन की सीटें क्लियर नहीं हुई, सिंबल पहले बट गया। अगर इनके अंदर कंफ्यूजन और कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं रहती तो 1962 से लेकर 1990 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 14 बार मुख्यमंत्री बदलने की नौबत क्यों आई? मैं आपको ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी के लिए सलाह ये है कि बिहार जितनी कम जाएंगे उतना महागठबंधन की हो सकता है स्थिति कहीं मजबूत हो जाए। फिर तो राहुल गांधी हो सकता है मदद करने के लिए अमेरिका गए थे महागठबंधन की। बहरहाल तारिक अनवर चंपारण, देखिए जो स्थिति है तारिक जी, क्या आपको लगता है इससे आपको एक फायदा तो मिलता दिख रहा है साफ तौर पर कि मतलब चुनाव नतीजे बताएंगे क्या होता है, लेकिन इससे एक फायदा तो आप विपक्ष के लिए, विपक्ष की कुर्सी जहां पर इतनी सिर फुटबॉल चल रही है, जन सुराज के पास एक अच्छा मौका है कि कम से कम बिहार में वो विपक्ष के रूप में जो है अपनी जड़ें जमा सके। अशोक जी, चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन लोगों ने बिहार को पॉलिटिकल टूरिज्म का एक जो है ना अड्डा मानकर ये लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं। जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से बिहार में विपक्ष के नाम पर केवल और केवल जनसुराज पार्टी है। इसीलिए आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के बारे में जितना भी मामला हुआ, जितना भी उनका पोल खोल हुआ, सब जनसुराज की तरफ से हुआ। वो सम्राट चौधरी जी वाला मामला हो, अशोक चौधरी जी वाला मामला हो, दिलीप जायसवाल जी वाला मामला हो या मंगल पांडे जी वाला मामला हो, सभी पर ये सब मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को, कांग्रेस को करना था। लेकिन जनसुराज ने इन मुद्दों को बिहार के जनता के बीच रखा। जितने भी बिहार की समस्याएं थी, गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, चलिए ये अच्छी बात है। एक विपक्ष, डेमोक्रेसी में विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। और अभी की मैं लेटेस्ट खबर बता दूं, 10:58 पे मेरे पास जो खबर आई है, यानी अब से 1 मिनट पहले, कांग्रेस ने फिलहाल 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन गठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला ये अभी भी नहीं पता। 48 सीटें करी हैं क्योंकि उसको भी पता है, कांग्रेस को भी पता नहीं कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो 48 जो कंफर्म है शायद उसको कर दिया है, लेकिन बाकी गठबंधन का फॉर्मूला अब तक सामने नहीं आया है। कल अंतिम दिन है। कांग्रेस की ये स्थिति जो है, महागठबंधन की ये स्थिति जो है, बीजेपी को एक बड़ा एज दे रही है और जनसुराज को भी शायद विपक्षी पार्टी होने के लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, इसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है, कल तक तस्वीर साफ होगी। और उसके बाद जो मुद्दे आज उठे, उन तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अहम चुनाव है। पर आज के लिए सभी मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।